Hello everyone, welcome to my channel Law Optional by श्रेयांशी चतुर्वेदी। एंड आज का टॉपिक ऑफ द डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो 2026 का अटेम्प्ट टारगेट कर रहे हैं और जिन्हें मेंस लिखना है। बहुत सारी कॉपीज हमने रिसीव करी वाइल इन आवर डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम, जिसके अंदर हमने एक चीज़ नोटिस की कि मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स हैं वो एक कॉमन मिस्टेक को बार बार रिपीट कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द बिगनर्स जिन्होंने अभी आंसर राइटिंग शुरू की है वो एक कॉमन मिस्टेक कर रहे हैं कि वो क्वेश्चन के डिमांड को नहीं समझ पा रहे, रीजन डायरेक्टिव वर्ड्स को नहीं समझ पा रहे हैं। मुझे क्वेश्चन को कैसे उसकी स्पेसिफिक डिमांड को फुलफिल करना है, इसमें दिक्कत आ रही है उन्हें, क्योंकि उन्हें इंडिकेटिव वर्ड नहीं समझ आ रहा कि मेरे क्वेश्चन की सब हेडिंग क्या होगी। मेरा क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछ रहा है तो मुझे कैसे अप्रोच करना है, अगर क्रिटिकल एग्जाम में पूछ रहा है तो मुझे कैसे अप्रोच करना है, डिस्कस पूछ रहा है तो मुझे कैसे उसका आंसर लिखना है। सिर्फ इंडिकेटिव वर्ड्स की वजह से पूरे आंसर की जो डिमांड है वो आप फुलफिल नहीं कर रहे हो। सो इफ यू अंडरस्टैंड इंडिकेटिव वर्ड्स प्रॉपरली, आप क्वेश्चन को उसका कंसाइज रेलेवेंट आंसर प्रोवाइड कर पाते हो। इसीलिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। सो स्टे विद अस। एंड बिफोर दैट, थैंक यू सो मच हमारे डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम को इतना अच्छा रिस्पांस देने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेल हमें रिसीव हुए कि उनकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से स्ट्रीमलाइन हो गई है। रीज़न डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम, क्योंकि उन्होंने उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को अलाइन कर लिया है कि कैसे वो नेक्स्ट 3 मंथ्स में अपना जो सिलेबस है उसे कंप्लीट करने वाले हैं। Thank you so much for this. And now you can connect with us on our WhatsApp number. You can definitely give me an email on my mail. आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल लॉ ऑप्शनल बाय श्रेयांशी चतुर्वेदी को भी फॉलो कर सकते हैं। आपकी जो क्वेरीज हैं वो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच अगेन गाइज फॉर ऑल द अप्रिसिएशंस एंड गुड रिस्पॉन्सेज फ्रॉम योर साइड। इट एक्चुअली बूस्ट आवर कॉन्फिडेंस और हमारी जो आपके लिए मेहनत करने की क्षमता है इसको और बढ़ाती है। सो लेट अस बिगिन आवर सेशन। डायरेक्टिव वर्ड्स जो हैं वो यूपीएससी हमें इसलिए देती है क्योंकि ये हमारी यूपीएससी जो क्वेश्चन हमसे पूछ रही है वो उसका पर्पस क्या है, क्या डायमेंशन वो हमसे जानना चाहती है अपने क्वेश्चन में, ये हमें बताते हैं। सो इंडिकेटिव वर्ड्स वर्क एज अ गाइड फॉर यू। मेरे एग्जामिनर की क्या डिमांड है मुझसे, अगर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है, मेरा एग्जामिनर मुझसे कौन से डायमेंशन के बारे में बात करना चाह रहा है, क्या वो सिर्फ स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में बात कर रहा है, या मुझे सिर्फ डायरेक्टली एक लिस्ट ऑफ थिंग्स बताने की बात कर रहा है कि मुझे सिर्फ लिस्ट बता दो कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में इस पॉलिसी में क्या हुआ है, या मुझे उसकी पॉजिटिव नेगेटिव बताना है, या मुझे क्रिटिकली एग्जामिन करना है कि जो उसका नेगेटिव एस्पेक्ट है मुझे उसको ज़्यादा एम्फेसाइज करना है। ठीक है, तो आपको अगर आप इंडिकेटिव वर्ड्स को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे एग्जैक्टली अपने एग्जामिनर को कौन सा आंसर कैसा प्रोवाइड करना है। ठीक है, फर्स्ट वर्ड है हमारा एग्जामिन। एग्जामिन ये वर्ड बहुत ज़्यादा फेमिलियर है, हमने हर एक क्वेश्चंस में हमने ये ज़रूर देखा होगा। सो अगर आपके पास एक ये कोई भी क्वेश्चन आता है एंड देन द लास्ट इट इज़ रिटन एग्जामिन, तो आपको कैसे अप्रोच करना है, आपको क्वेश्चन को तोड़ना है। यू हैव टू ब्रेक द क्वेश्चन, यू हैव टू ब्रेक डाउन द क्वेश्चन एंड आपको उसके सारे डायमेंशन एक्सप्लोर करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप उसका पॉजिटिव डायमेंशन, उसका नेगेटिव डायमेंशन, ठीक है, लिखेंगे, फिर उसका आप एक जजमेंट या कंक्लूजन उसे देंगे। ठीक है, सो व्हेन यू गेट अ क्वेश्चन ऑन एग्जामिन, तब आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बातें बताएंगे। जो भी क्वेश्चन है उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों के बारे में बात करेंगे, उसकी क्या इम्प्लीकेशन है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और फिर आप लास्ट में एक बैलेंस कंक्लूजन दे देंगे। सो फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई क्वेश्चन किसी पॉलिसी से रिलेटेड आया है और लिखा हुआ है एग्जामिन, देन यू हैव टू डू you have to break down it and you have to write what this policy is all about, why it was introduced, कौन ये पॉलिसी क्यों आई, क्यों इंट्रोड्यूस की गई, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसके अचीवमेंट्स क्या है अभी तक, इसकी लिमिटेशन क्या है, चैलेंजेस क्या है। सो आई विल राइट अबाउट द चैलेंजेस,
limitations, and at the end I will give a balanced conclusion, unbiased conclusion to my answer. This is how I approach my answer if I get a indicative word of examine. ठीक है. So अगर आपको पॉलिसी मिली तो आपने एक इन्फॉर्म कंक्लूजन लास्ट में लिख दिया, आपने उसका व्हाट वाई ऑब्जेक्टिव, उसकी स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेस, उसके चैलेंजेस लिख दिए और फिर आपने एक बैलेंस कंक्लूजन दे दिया. दिस इज हाउ यू अप्रोच इट. ठीक है. आपको ये गलती नहीं करनी कि कोई भी एग्जामिन दिया हुआ तो आई विल राइट एन आंसर लाइक डिस्कस. सिर्फ मैं उसके बारे में नहीं लिख दूंगी कि ये पॉलिसी इस सन को आई थी, इस ईयर में आई थी, इसलिए आई थी, बस मैंने प्रॉब्लम्स लिख दी उसकी. और ये बस जैसे मैंने मनरेगा का क्वेश्चन है फॉर एग्जाम्पल, जस्ट अ वेरी बेसिक लेमन एग्जाम्पल, मैंने सिर्फ ईयर लिख दिया और थोड़ी बहुत उसके बारे में बातें लिख दी. नहीं, आई हैव टू एंड एग्जामिन मतलब एग्जामिन प्रॉपरली एग्जामिन करना है, उसकी पॉजिटिव्स क्या है, उसके नेगेटिव्स क्या है, क्यों आई थी वो पॉलिसी और अब क्या चैलेंज फेस कर रही है, क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है. इट्स लाइक दिस. सो एग्जामिन का मतलब आपको प्रॉपर उसकी चीड़फाड़ करनी है, बेसिक चीड़फाड़ करनी है. आपको उसके पॉजिटिव बताना है, नेगेटिव बताना है, फिर बैलेंस कंक्लूजन देना है इम्प्लीकेशन बता के. ठीक है. तो यू विल अप्रोच आंसर ऑफ इंडिकेटिव वर्ड विद एग्जामिन लाइक दिस. ठीक है. फॉर दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम योर लॉ ऑप्शनल पेपर. Examine the concept of social justice as envisaged in the Constitution, more particularly in Chapter 4 of the Constitution and under Article 14 of the Constitution. So आपको indicative word examine को underline कर लेना है when you get a question like this. और फिर आपको में अपने ध्यान रखना है कि I have to write the positive aspect, the negative aspect. मुझे इसे break down करके इसके बारे में बताना है कि social justice Constitution में कैसे embedded है, आर्टिकल 14 से कैसे रिलेटेड है, चैप्टर 4 से कैसे रिलेटेड है, डीपीएसपी से मेरे कैसे रिलेटेड है, तो आपको उसके बारे में बताना है. ठीक है. और यू विल कंप्लीटली राइट दिस आंसर विद ऑल द डायमेंशंस. ठीक है. दिस इज हाउ यू अप्रोच अ क्वेश्चन विद द इंडिकेटिव वर्ड एग्जामिन. अगर देन अनदर इशू दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट फेस is that they find it difficult to distinguish between examine and critically examine. So most of the students in the last 1 week we have formed a question on critically examine, and what student have done, they have written the negative aspect of the question only. उन्होंने सिर्फ नेगेटिव एस्पेक्ट लिख के ही छोड़ दिया है और फिर लास्ट में कंक्लूजन दे दिया है. क्रिटिकली एग्जामिन का मतलब सिर्फ नेगेटिव बातें लिखनी नहीं होती. क्रिटिकली एग्जामिन का मतलब है कि आप उससे पहले एग्जामिन करेंगे कि ये पॉजिटिव बातें, ये नेगेटिव बातें, ये स्ट्रेंथ है, ये वीकनेस है, प्रोज है, कॉन्स है, एंड देन यू विल एम्फसाइज मोर ऑन द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ इट. एग्जामिनर ने वो क्वेश्चन इसीलिए दिया है क्योंकि उन्हें पता है ये पर्टिकुलर टॉपिक, पर्टिकुलर इशू बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें फेस कर रहा है, इसकी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं. तो आपको चैलेंजेस बताने हैं बट आपको पॉजिटिव साइड इग्नोर नहीं करनी. आपको सिर्फ क्रिटिकली का मतलब सिर्फ क्रिटिसाइज नहीं करना. ठीक है. आपको क्रिटिकली हम क्या सोचते हैं, सिर्फ क्रिटिसाइज करना है, हमको नेगेटिव एस्पेक्ट पे बात करनी है. नो, ये वाली गलती बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपने आंसर्स में की थी, जो कि लास्ट 1 वीक में हमने बहुत ज़्यादा ऐसी कॉपीज हमें मिली जिसमें क्रिटिकल एग्जाम में बच्चों ने सिर्फ नेगेटिव एस्पेक्ट लिख दिया है, सिर्फ नेगेटिव बातें लिख दी है. नहीं, इट इज सिमिलर टू एग्जामिन. ये एग्जामिन की तरह ही है. ठीक है. एग्जामिन की तरह ही है एंड आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स के बारे में लिखना है, बट आपको एम्फेसिस जो है वो ज़्यादा नेगेटिव के ऊपर देना है. फिर लास्ट में आप एक बायस्ड, अनबायस्ड और बैलेंस्ड कंक्लूजन दे देंगे. ठीक है. सो आप किसी भी क्वेश्चन का क्रिटिकली एग्जामिन करेंगे तो आप उसे पहले उसके बारे में पॉजिटिव बातें लिखेंगे, नेगेटिव बातें लिखेंगे. नेगेटिव बातों पे थोड़ा एम्फेसाइज कर देंगे कि ये चैलेंजेस हैं, इनको थोड़ा सा हम ग्लोरीफाई या हाईलाइट करते हैं. ठीक है. और फिर हम एक बैलेंस्ड कंक्लूजन देते हैं. This is how you approach an answer on this. ठीक है. So like this question, critically examine the international law relating to development and use of nuclear weapons with focus on TPNW. This is a question of 2025. So critically examine में जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है which is about a policy, तो आपको सिर्फ इसकी चैलेंजेस नहीं लिखने, आपको इसका पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट भी लिखना है. क्यों आई थी पॉलिसी, क्या है, किसके बारे में है, क्या इसकी पॉजिटिव बातें हैं, क्या ऑब्जेक्टिव के साथ आया था और क्या चैलेंजेस ये फेस कर रहा है.
ठीक है। तो क्रिटिकल एग्जामिन में आप सिर्फ नेगेटिव बातें नहीं लिखेंगे, आपको पॉजिटिव भी लिखना है। प्रिफर करें कि हम नेगेटिव बातें पहले लिख दें, that these are the challenges faced by this particular topic or the issue policy, and then you will write that despite of all of this पॉजिटिव बातें भी इसके अंदर हैं, एंड देन यू लास्ट में आप एक बैलेंस्ड अप्रोच देते हैं, ठीक है। सो यू विल राइट अप्रोच आंसर विद द इंडिकेटिव और क्रिटिकल एग्जामिन लाइक दिस। सिर्फ अगली बार से आपको ध्यान रखना है, जब भी आप क्रिटिकल एग्जामिन का आंसर लिखेंगे तो आप सिर्फ नेगेटिव बातों पर ही ध्यान नहीं देंगे कि सिर्फ नेगेटिव एस्पेक्ट ही मुझे लिखना है। नाउ comes the next indicative word, which is discuss. Discuss, this is a very common indicative word. Most of the questions में हमको ये देखने को मिलता है। Discuss is something, is nothing, जिसे हम हिंदी में चर्चा कहते हैं, चर्चा बोलते हैं हिंदी में। चर्चा का मतलब आपको सिर्फ किसी टॉपिक के बारे में सिंपल इंफॉर्मेशन देनी होती है, आपको उसके बारे में फॉर्मली लिखना होता है, थ्योरेटिकल आंसर देना है, आपको उसके बस मल्टीपल डायमेंशंस देने हैं। आपसे कोई स्पेसिफिक चीज नहीं पूछी गई कि उसकी एडवांटेज बताओ, उसकी इंपॉर्टेंस बताओ, इम्प्लीकेशन बताओ, उसका वाई और हाउ बताओ, नहीं। आपको सिंपली जो भी टॉपिक है उसके मल्टी डायमेंशंस के बारे में लिख देना है। डिस्कस का सिंपल वर्ड आपको याद रखना है अपने माइंड में, चर्चा। मुझे इस टॉपिक के बारे में जो भी इसका होलिस्टिक अप्रोच है, जो भी होलिस्टिक मल्टीपल डायमेंशंस है, होराइजंस है, उनको लिखना है बस, ठीक है। आपको उसका कोई स्पेसिफिक चीजें नहीं लिखनी, आपको स्पेसिफिक टॉप पॉइंट को, सब हेडिंग को एड्रेस नहीं करना। आपको जैसे फॉर एग्जांपल 2-3 लोगों के बीच में कोई किसी इशू पर जब डिस्कशन होता है तो किसी पर्टिकुलर फ्लो में नहीं होता, वो बस उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी बातें हो सकती हैं वो होता है, ठीक है। तो यू विल नॉट गेट इनटू द डिटेल्स ऑफ इट, यू विल जस्ट राइट व्हाट आर द बेसिक डायमेंशंस ऑफ पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन कैसे समझते हैं, amending power does not extend to damaging or destroying the basic structure or framework of our constitution. So discuss, अब आपके पास ये इंडिकेटिव वर्ड है और आपको इसे समझना है कि मुझे अब आप इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे। फर्स्ट यू विल राइट अबाउट द अमेंडिंग पावर। अमेंडिंग पावर है कहाँ, मैं उसका प्रोविजन लिख दूंगी आर्टिकल 368 में। मुझे अमेंडिंग पावर की या बेसिक स्ट्रक्चर की पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बताना, मुझे सिर्फ ये बताना कि अमेंडिंग पावर ये है, कौन से प्रोविजन में दी हुई है, आर्टिकल 368 को मैं मेंशन कर दूंगी। फिर मैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के बारे में बात कर लूंगी, ये डॉक्ट्रिन कैसे आई, जुडिशियल इवोल्यूशन से आई, केशवानंद भारती केस से आई। अब ये कैसे जो है मेरी जो फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को डैमेज ना कर पाए कोई, इसीलिए इसको लिमिट करती है। बस मुझे इतना ही लिखना है, मुझे इस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन के अंदर बहुत ज्यादा नहीं जाना, मुझे बेसिकली डिस्कस करना है कि ये अमेंडिंग पावर है, इस प्रोविजन में दी गई है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन क्या है, किस केस से आया, ठीक है, और वो कैसे बचा रहा है डैमेज और डिस्ट्रॉय होने से फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को। दैट्स इट। सो विद दिस इंडिकेटिव वर्ड you will definitely write in multiple dimension answer, but not addressing only a specific point, सिर्फ एक specific point के बारे में आप बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। So next indicative word is enumerate. This looks very fancy word, जो हमें लगता है बहुत ज्यादा difficult है, but it's very one of the easiest indicative word. It basically इसका मतलब होता है list, इसका मतलब होता है लिस्ट। लिस्ट आपको सिर्फ बेसिकली एक लिस्ट फॉर्मेट में चीजें लिख देनी है, आपको एक बुलेट पॉइंट में चीजें लिख देनी है, ठीक है। आपको बेसिकली पैराग्राफ में आंसर लिखना ही नहीं है, इसका बहुत ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाना है। जो भी आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है आपको उसका डायरेक्ट बुलेट पॉइंट्स में आंसर लिख देना है, डायरेक्टली उसको एक लिस्ट की तरह लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपका 2019 का क्वेश्चन है विच इज रिलेटेड टू योर IPC। Even without mens rea, there are certain acts which are offences under Indian Penal Code 1860. Enumerate such offences. आपको offences के आपको सारे की डिटेल में नहीं जाना, आपको बेसिकली ये लिख देना है। इनमरेट लिखा हुआ है तो मैं सीधे समझ जाऊंगी मुझे लिस्ट बनानी है, मुझे बुलेट पॉइंट्स में आंसर देना है कौन कौन से ऑफेंसेस हैं जो जिसमें मेंस रिया की जरूरत नहीं है। मैं सीधे थोड़ा सा इसके बारे में लिख दूंगी, मेंस रिया की स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के बारे में, एंड देन आई विल राइट रेप, बाइगमी, पब्लिक न्यूसेंस, जो भी ऑफेंसेस हैं डायरेक्टली मैं उसके बारे में लिख दूंगी। मैं
फिर मैं सबकी डिटेल्स में नहीं जाऊंगी कि रेप कहाँ पे दिया हुआ है या बाकी सब चीजें. आई विल ओनली राइट अबाउट द ऑफेंसेस एज इन द लिस्ट फॉर्मेट. आई विल नॉट गेट इनटू द मच डिटेलिंग ऑफ द क्वेश्चन. ठीक है, तो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड कि इनमरेट लिखा हुआ है तो बेसिकली आई हैव टू मेक अ लिस्ट. दैट्स इट. आपको बहुत ज्यादा डिटेल में आंसर नहीं करना है इसका. ये चीजें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, बिकॉज बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अच्छा आंसर लिख के भी गलती सिर्फ इंडिकेटिव वर्ड्स की वजह से कर रहे हैं. नेक्स्ट इंडिकेटिव वर्ड है हमारा एक्सप्लेन. ये बहुत ही ज्यादा, अगेन आई विल से, बहुत ही ज्यादा फेमिलियर वर्ड है एक्सप्लेन. हम हर क्वेश्चन में, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में हम इस इंडिकेटिव वर्ड को देखते हैं, विच इज एक्सप्लेन. सो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है और उसके अंदर एक्सप्लेन लिखा हुआ है तो आपको बस दो वर्ड याद रखने हैं, वाई एंड हाउ. किसी भी टॉपिक के बारे में उसका वाई एंड हाउ एड्रेस करना है. कोई चीज क्या और कैसे, ठीक है, उसका रीजन बताना है, उसकी कॉजेस बताने हैं, उसकी कॉन्सिक्वेंसेस बताने हैं एग्जाम्पल्स के साथ. ठीक है, बेसिकली आपको क्लैरिफाई करना है ये चीज कैसे हुई, ये क्यों हो रही है. ठीक है, यू विल एड्रेस 2 पॉइंट्स, वाई एंड हाउ ऑफ दैट क्वेश्चन. थोड़ा सा आप डिटेल में जाएंगे. व्हेन यू एक्सप्लेन एन आंसर यू विल गेट इनटू द डिटेल ऑफ वाई एंड हाउ. सिर्फ फैक्चुअल चीजें नहीं लिख के छोड़ देंगे, यू विल राइट वाई दिस थिंग हैपेंस. ठीक है, this is how you approach it. So explain the concept of, there is a question from your law optional, explain the scope of special leave jurisdiction of the Supreme Court as expounded by it. So अगर मुझे explain करना है तो I will write about why and how of SLP. मैं इसको why and how की तरह approach करूंगी कि why SLP क्या है, क्यों आई, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों, कौन से प्रोविजन से आ रही है, कैसे काम करती है, कौन से सेक्शंस हैं वो रिलेटेड टू क्रिमिनल मैटर्स से आ रही है, सिविल मैटर्स, कौन से मैटर्स एसएलपी के थ्रू जा सकते हैं. सो आई विल राइट व्हाई एंड हाउ ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. ठीक है, तो आपको हमेशा अब ध्यान रखना है जब भी आप अपने क्वेश्चंस के आंसर को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, सो आपको इंडिकेटिव वर्ड्स को भी ब्रेक डाउन करना है. आप इसे इग्नोर नहीं करेंगे. मोस्ट ऑफ द बच्चे जो हैं आंसर कॉपीज जो हमें रिसीव हो रही हैं उसमें ये गलती कर रहे हैं कि क्वेश्चन क्रिटिकल एग्जामिन पूछा है तो सिर्फ उससे डिस्कस की तरह आंसर दे रहे हैं या एक डायमेंशन में आंसर दे रहे हैं, विच इज नॉट गुड फॉर यू बिकॉज यू विल लूज मार्क्स. अगर आप अपने मेंस के आंसर को उसकी रिक्वायरमेंट नहीं फुलफिल कर रहे हैं तो यू विल लूज मार्क्स फॉर श्योर. ठीक है, सो यू अंडरस्टैंड इन दिस सेशन कि आपको एक्सप्लेन दिया हुआ है तो मुझे बस दो वर्ड्स याद रखने हैं, वो है वाई एंड हाउ. ये चीज कैसे हुई, ये चीज क्यों हो रही है. ठीक है, आई विल राइट दिस लाइक दिस. नेक्स्ट इंडिकेटिव वर्ड की बात कर लेते हैं, which is describe, another more familiar word. ये वाला वर्ड भी हमने बहुत ज्यादा सुना हुआ है. ठीक है, डिस्क्राइब. सो जैसे मैंने बोला एक्सप्लेन में मुझे वाई एंड हाउ बताना है, मुझे डिस्क्राइब में वाई एंड हाउ नहीं बताना, मुझे बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना. मुझे अगर क्वेश्चन जो है उसमें लिखा हुआ है डिस्क्राइब, तो मुझे क्या करना है, मुझे उसकी फैक्चुअल बातें बता देनी है, मुझे उसकी प्रॉपर फैक्ट्स की बातें बता देनी है. मुझे उसकी डिटेल्स में नहीं जाना कि वो चीज क्यों हो रही है, क्या हो रही है, क्यों हुई. आई हैव टू टेल द थिंग्स व्हाट इट इज. द मुझे एज इट इज प्रेजेंट कर देनी है. कोई भी पॉलिसी है, कोई भी इशू है, मुझे एज इट इज बता देनी है कि ये इशू है, ऐसे ऐसे इसकी इश्यूज, ये चैलेंजेस हैं. मुझे बस उसके फैक्ट्स बता देने हैं कि ये पर्टिकुलर टॉपिक का ये फैक्ट है. ये अगर कोई अथॉरिटी है तो डिस्क्राइब करनी है मेरे को. सो फॉर एग्जाम्पल मुझे डीएलएसए के बारे में बताना है तो मैं उस अथॉरिटी के बारे में जो भी फैक्ट्स हैं वो लिख दूंगी. आई विल नॉट गो मच इनटू द डिटेल्स. ठीक है, सो आई विल जंप स्ट्रेट टू द फैक्ट्स अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक. मैं सिर्फ फैक्चुअल बातें लिख दूंगी और मैं सिर्फ जो भी क्रिस्टल क्लियर फैक्चुअल बातें हैं उन्हें प्रेजेंट कर दूंगी. मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में, बहुत सारे डायमेंशंस में, बहुत ज़्यादा हराइजन नहीं ढूंढूंगी इस क्वेश्चन का, इस टॉपिक का. ठीक है, सो विद दिस indicative word you have to just remember only one point, that tell the things what it is as it is. एक word याद रख लेना, that is fact. मुझे इसके बारे में सिर्फ फैक्चुअल चीजें लिखनी है. अगर मुझसे डिस्क्राइब वर्ड के साथ कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो I need not to go into detail of why and how. Next indicative word is
एनालाइज. सो एनालाइज भी एक फेमिलियर वर्ड है, ठीक है. हमें बहुत सारे क्वेश्चंस में मिल जाता है ये. इफ यू आर गेटिंग अ क्वेश्चन, a sentence, and then it is asking you to analyze, you have to get into the details of it. आपको उस क्वेश्चन को पहले तो डायमेंशंस में तोड़ना होगा, ठीक है. फिर वो जो भी 3 to 4 डायमेंशंस हैं उनको आपस में इंटरलिंकिंग करनी पड़ेगी आपको. आप इन्हें सेपरेट एक्सप्लेन करके नहीं छोड़ सकते, आपको उनकी इंटरलिंकेज बतानी पड़ेगी कि ये वाला डायमेंशन इससे कैसे रिलेटेड है, ठीक है. इस एग्जाम्पल से समझते हैं. तो एंड लास्ट में आप किसी इंसाइट के साथ उसे कंक्लूड कर देंगे. विद दिस क्वेश्चन हम समझते हैं 2019 का ये क्वेश्चन है. द इशू ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैज बीन अ बोन ऑफ कंटेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पार्लियामेंट एंड जुडिशरी. एनालाइज दिस स्टेटमेंट इन द बैकड्रॉप ऑफ डिसाइडेड केसेस. ठीक है. अब इसने मुझे एक इंडिकेटिव वर्ड दे रखा है, एनालाइज. सो इन दिस क्वेश्चन द 2 डायमेंशन आर ऑलरेडी गिवन कि पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस कैसे बोर्ड ऑफ कंटेंशन बनी हुई हैं. तो मैं इस क्वेश्चन को पहले डायमेंशंस में तोड़ूंगी और फिर जुडिशरी और पार्लियामेंट के बीच को लिंक करूंगी कि कैसे पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस इन दोनों के बीच में इंटरलिंकेज, कैसे इश्यू बना हुआ है. मैं इंटरलिंक करूंगी डिसाइडेड केसेस के साथ कि कौन कौन से केसेस में इन दोनों के बीच में टसल हुई थी, ठीक है. तो मैं एक इंटरलिंक, हमेशा याद रखना, एनालाइज इज इक्वल्स टू इंटरलिंकेज अमंग द डायमेंशंस. उस क्वेश्चन के और कितने डायमेंशंस हैं, 3 to 4 पॉइंट जो भी हैं, मुझे उसकी सारे डायमेंशंस को एक्सप्लेन करना है डिटेल में और फिर मुझे उनकी इंटरलिंकेज दिखानी है, कोई एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है ये, ठीक है. सो एनालाइज के साथ का वर्ड का शॉर्ट वर्ड आपको क्या याद रखना है, इंटरलिंकेज ऑफ डायमेंशन, इंटरलिंकिंग ऑफ डायमेंशन, ठीक है. ये आपको ध्यान में रखना है. इस तरीके से आप जब आंसर को अप्रोच करते हैं तो आपकी जो मिस्टेक्स होने के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं. द लास्ट इंडिकेटिव वर्ड विच वी आर गोइंग टू डील विद इज कॉमेंट. दिस कॉमेंट is also a very familiar word, very similar to explain, discuss, but in this you have to give your opinion, but your opinion should be substantiated with some facts, with some report or committee report, with some data. आप सिर्फ अपना ओपिनियन लिख के नहीं छोड़ देंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर गेटिंग अ क्वेश्चन लाइक दिस, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट ट्रू टू एनी ट्रेडिशनल पैटर्न ऑफ फेडरेशन, कॉमेंट. अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ कमेंट का, तो सिर्फ आप अपना ओपिनियन नहीं देने वाले. यू हैव टू सब्सटैंशिएट इट विद सम डेटा, सम फैक्ट्स, सम रिपोर्ट, कमिटी रिपोर्ट, और सम ऑथर्स, any sentence with author's theory, with anything which substantiate your opinion. You will not write only your opinion, you have to substantiate it, ठीक है. आप उसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे. अगर कोई वर्ड है तो उसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, उसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए. जब आप कमेंट कर रहे हैं तो आप उसके बारे में उसका बैकग्राउंड लिखेंगे. आप अगर वर्ड है मीनिंग लिखेंगे एंड देन उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोज, कॉन्स लिखेंगे, एंड देन यू विल राइट योर ओन ओपिनियन ऑन इट. बट योर ओपिनियन शुड बी वेल इन्फॉर्म्ड, वेल एस्टैब्लिश्ड, with certain substantiated by a committee report, with some data, some very authenticating data should be available, authenticating authority should be available, something to substantiate your opinion. You will not only write your opinion, ठीक है. कमेंट में ये वाली गलती हम करते हैं कि हम अपना ओपिनियन लिख देते हैं कि मेरे हिसाब से ऐसे होना चाहिए. नहीं, you have to give it as some authority, ऑथोरिटेटिव वैल्यू देनी पड़ेगी आपको. अपनी कमेंट में आपको ये बताना पड़ेगा कि मैं अगर ऐसा ओपिनियन रखना हूँ तो किस बेसिस पे फॉर्म कर रहा हूँ. मैं अपना ओपिनियन बस ऐसे ही नहीं फॉर्म कर रहा हूँ. आई हैव सर्टेन डाटा, सम कमिटी रिपोर्ट टू फोकस ऑन और टू गेट अ रेफरेंस फ्रॉम, ठीक है. मैं इससे रेफरेंस लेके अपना ये ओपिनियन फॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है. सो इन दिस सेशन वी रेड अबाउट सर्टेन इंडिकेटिव वर्ड्स. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. दिस टेबल इज मेड फॉर यू, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट, जिससे आप अगर जब भी आंसर लिख रहे हैं तो आप ये वाली गलती नहीं करेंगे कि आप जब भी आंसर लिखने से पहले आपको इस टेबल को देखना है और फिर आप यू विल गेट बैक टू योर आंसर एंड यू विल गिव द अप्रोच द क्वेश्चन डिमांड्स, ठीक है. तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, स्पेशली फॉर द बिगिनर्स जो ये गलतियां बार बार कमिट करते हैं, ठीक है.
At the last, so most of the students were facing issue with our in enrollment of daily answer writing program. So here I am again emphasizing, like giving information about it. Daily answer writing program is a 90 days program which is launched by our team. The fees of the program is only 3,999, and in which your paper 1 and paper 2 both will be covered. Both of the questions will be from both the topics. For every topic will be covered in this particular program. ठीक है, तो आपका पेपर 1 पेपर 2 दोनों के क्वेश्चंस कवर होते हैं इस डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम में, which is of only 3,999, and in this most of the student has been benefited. बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो प्रिपरेशन है, एज आई मेंशन अर्लियर, उनकी प्रिपरेशन स्ट्रीमलाइन हो चुकी है, बहुत ज़्यादा एक प्रॉपर फ्लो में चल रहे हैं. जो डेली आंसर्स लिख रहे हैं उन्होंने इम्प्रूवमेंट खुद में देखी है कि वो डेली आंसर लिख के बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस अब फील कर रहे हैं. सो यू कैन ऑल्सो गेट द चांस ऑफ इट बाय कॉन्टैक्टिंग अस on this particular given number. You can contact me on this given particular number. Definitely you can call on WhatsApp on this number. You can give me a mail on this email that I have. आप मुझे Instagram पे भी follow कर सकते हैं on the Instagram handle Law Optional by Shreyanshi Chaturvedi. And thank you so much for giving such a wonderful response to our program. 90 days program is such a success. It's such a huge successful program that we are getting. Most of the students are benefited from it and हमें बहुत अच्छा response मिल रहा है. We are very happy as a team to be part of your journey. Thank you so much.